हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लासिक सोशल साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब टाइमलाइन क्या होता है? टाइमलाइन हमें जो अतीत की जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, कब और कब हुई, कैसे हुई, ये सब हमें बताती हैं, ठीक है। और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होता है? यानी कि वो सबूत, वो एविडेंस जिनसे हमें पता चलता है कि अच्छा इस टाइम पर ये हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले टॉपिक आता है आपका व्हाट इज हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्या है ये हम देखेंगे। हिस्ट्री इज लाइक अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड टुडे बाय स्टडीइंग व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। मतलब हिस्ट्री हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में बताता है, ठीक है, और उनसे आज की दुनिया को समझने में मदद करता है। अब मैंने कहा आज की दुनिया को समझने में मदद करता है, तो कैसे मदद करता है? तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो हमारा इंडिया है वो 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है। अब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, ये आपको कैसे पता? हिस्ट्री के थ्रू, ठीक है। हिस्ट्री के थ्रू हमें पता चला कि इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ। अब इंडिया 1947 से पहले इंडिया कैसे था और 1947 के बाद इंडिया अब कैसा है, तो ये सारा कुछ किससे पता चलता है? हमें हिस्ट्री के थ्रू पता चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, people in the past used important events to keep track of time, such as the birth of a famous person or the beginning of a king's rule. अब जो पुराने टाइम के पीपल्स होते थे, ठीक है, जो पुराने टाइम के लोग होते थे, वो क्या करते थे कि कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता था, ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण घटना होती थी, तो वो किसके थ्रू याद रखते थे? वो रखते थे किसी फेमस पर्सन के बर्थ के डेट के अकॉर्डिंग वो याद रखते थे, ठीक है, किसी भी इंपॉर्टेंट घटना को। या फिर जब कोई किंग राजा है, उस टाइम के राजा के अकॉर्डिंग वो अपने जो इंपॉर्टेंट घटना होती है उसको याद रखते थे, ठीक है। जैसे कि अगर कुछ भी हुआ होगा उनकी लाइफ में, जो भी इंपॉर्टेंट घटना हुई है, ठीक है, तो वो फेमस पर्सन के बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर किंग जो उस टाइम पे हुआ करता था, उस टाइम पे सत्ता में कौन सा किंग था, उसके अकॉर्डिंग वो घटना याद रखते थे, ठीक है। जैसे कि अभी एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जैसे हमारी डेली लाइफ होती है, ठीक है। अभी डेली लाइफ में बहुत से वर्क होते हैं, ठीक है, हम सुबह उठते हैं, अपना फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं, इस टाइप की काफ़ी सारे काम करते हैं। तो अब हर एक काम याद रखना मतलब ज़रूरी नहीं समझते हम, ठीक है। हम किन चीज़ों को याद रखते हैं? कोई भी एक इवेंट को, कोई भी एक इंपॉर्टेंट जो हमारी लाइफ की घटना होती है, हम उसी को याद रखते हैं, ठीक है। जैसे हमारा बर्थ, या फिर हमारा फर्स्ट डे स्कूल का, ठीक है, या फिर हमारा फर्स्ट हेयर कट, ठीक है, और हमारा मतलब एटसेट्रा, इस टाइप की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सिर्फ उसी को याद रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये लोग जो पुराने टाइम के लोग थे, ये सारी चीज़ों को याद नहीं रखते थे। कोई भी जो मेन घटना होती थी, तो उसी मेन घटना को ये किसी फेमस पर्सन के बर्थ के उस बेस पे या फिर किंग के रूल के बेस पे ये याद रखते थे, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज कोई घटना हुई है, ठीक है, तो वो बोलते थे अच्छा उस टाइम पे वो राजा बैठा था, ठीक है, वो राजा था तो उस राजा के शासनकाल में ये घटना हुई थी, ठीक है, या फिर उस फेमस पर्सन के बर्थ के टाइम पे ये घटना हुई थी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये अपना जो इंपॉर्टेंट इवेंट थे वो याद रखते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है? हिस्टोरियंस अरेंज इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। अब यहाँ पे बात आ रही है क्रोनोलॉजी। अब फ्रेंड्स, क्रोनोलॉजी क्या होता है? देखो, क्रोनोलॉजी क्या होता है कि जो कोई भी घटना हो रही है, ठीक है, उस घटना का जो कालक्रम है, ठीक है, जो वो स्टेप वाइज चल रही है या फिर सीरीज वाइज जो चल रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे क्रोनोलॉजी, ठीक है। यानी कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो ये एक क्रम से चल रहा है, ये सारा सीक्वेंस टाइप चल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे क्रोनोलॉजी, ठीक है। जैसे कि इसका भी मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल दूंगी कि पहले बर्थ होता है, ठीक है, फिर बेबी चलना सीखता है, खाना सीखता है, मतलब इस टाइप के जितने भी क्रम वाइज वो चलता है, खाता है, उसकी लाइफ जैसे जैसे लाइफ साइकिल उसकी बढ़ती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रम वाइज चल रही है ना, सीक्वेंस वाइज चल रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हिस्ट्री की जितनी भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजी, ठीक है। सीक्वेंस वाइज जितनी भी घटनाएं चलती है उसको हम कहेंगे क्रोनोलॉजी। तो होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब देखिए ये जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, ठीक है। और ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है अर्थ में जितना भी जीवन है, ठीक है, जितनी भी लाइफ है, ठीक है, लाइफ के एवोल्यूशन की टाइमलाइन को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ देखो, ये देखो, सबसे पहले धरती बनी, ठीक है, 4.54 बिलियन ईयर्स एगो आपकी सबसे पहले धरती बनी है, ठीक है। फिर आपकी सेल्स बनी है, ये देखो यहाँ पे शो है ना, यहाँ पे। फिर उसके बाद आपकी बैक्टीरिया, सेल बैक्टीरियाज बनी है, ये देखिए, ठीक है। और ये देखो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बना है, ठीक है। उसके बाद आपके स्पंजेस और ये फंगी बना है, ठीक है। ये देखो कॉरल बने हैं उसके बाद आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी फिश आई हैं, शार्क्स आई हैं, वर्टिब्रेट्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस आई हैं उनके बाद, ये देखो, ठीक है। फिर रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, बर्ड्स और ये मैमल्स, फ्लावर्स एंड बीज और ये इस टाइप की। तो ये पूरा जो डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम आपका क्या शो कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है जो अर्थ में जितनी भी लाइफ है, ठीक है, लाइफ के एवोल्यूशन की टाइमलाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए
अब ये टॉपिक देखिए आप, पीपल हु स्टडी आर पास्ट, मतलब हमारे पास्ट में हमारी हिस्ट्री को जो स्टडी करते हैं उन बारे में हम उन हिस्टोरियंस के बारे में या फिर उन एक्सपर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट एक्सपर्ट्स स्टडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द पास्ट। ठीक है, अब हमारे हिस्ट्री का पता लगाने के लिए, हमारे पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए सिर्फ एक ही एक्सपर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी एक्सपर्ट्स होती हैं। ठीक है, उनको हमने डिवाइड करें। ठीक है, तो चलिए इन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके आते हैं जियोलॉजिस्ट। अब ये क्या करते हैं, स्टडी रॉक्स एंड रॉक लेयर्स टू फाइंड द एज ऑफ द अर्थ एंड द फॉसिल्स एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन दैम। अब जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, इनको हम भूवैज्ञानिक भी कहते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है, ये जो धरती में रॉक्स होती हैं, ठीक है, चट्टानें होती हैं, तो चट्टानों की जो लेयर्स होती है उनके बारे में ये पता करते हैं। ठीक है, उनकी स्टडी करते हैं और उससे ये पता करते हैं कि जो ये चट्टानें कितनी पुरानी है, अर्थ कितनी पुरानी है। ठीक है, और जो चट्टानों के बीच में जो फॉसिल्स फंसी होती हैं, ठीक है, उनके बारे में भी ये पता करते हैं और इससे उनको पता चलता है कि ये कितनी पुरानी चीज़ है। कितनी पुरानी हो गया ये जो चट्टान है, ये कितनी पुरानी है। ठीक है, तो ऐसे ये पता करते हैं, इन्हें हम बोलेंगे जियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आपके पैलेंटोलॉजिस्ट। ये क्या करती हैं, स्टडी फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होती है, सबसे पहले आप बात देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझेंगे कि फॉसिल क्या होता है। फॉसिल मतलब होता है आपकी जितने भी आपके जो पेड़ पौधे होते हैं, पुराने पेड़ पौधे या फिर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके जो बचे हुए अवशेष होती है ना, ये उनके बारे में स्टडी करते हैं कि कितने साल पुराना होगा। ठीक है, अभी आप पिक्चर में देख रहे होंगे जैसे कि एक गर्ल है। ठीक है, ये क्या कर रही है, डायनासोर के जो ये बोन्स है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे अवशेष। ठीक है, एविडेंस जो बचा हुआ है ये डायनासोर का, तो इसके बारे में ये स्टडी कर रही है। ठीक है, तो इससे पता चलता है इनको कि जो ये एनिमल है ये कितने साल पुराना होगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि कितने साल पुराना होगा, तो इसी को हम बोलते हैं फॉसिल्स, यानी कि एनिमल्स। यहाँ पे ये एनिमल का है, बट ऐसे ही आपके पेड़ पौधे भी होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों के भी जो एविडेंस मिलते हैं हमको, ये फिर अवशेष मिलते हैं, उनके बारे में भी पैलेंटोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, और उनसे ये पता चलता है कि कितने साल पुराना प्लांट है या फिर एनिमल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आपके आर्कियोलॉजिस्ट। अब ये क्या करते हैं, एक्सकेवेट ओल्ड सेटलमेंट टू फाइंड टूल्स, पॉटरी एंड रूम्स लेफ्ट बिहाइंड द पीपल। अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट, ये इनका काम क्या है, ये जो पुरानी जगहों में जाते हैं। ठीक है, पुरानी जगहों में जाके ये वहाँ खुदाई करते हैं। ठीक है, और वहाँ से इनको जो औजार मिलते हैं या फिर जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, ठीक है, पॉटरी मतलब मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं खंडरों से, ठीक है, तो उनसे ये क्या पता लगाते हैं कि यहाँ पहले पीपल्स रहते थे और ये जो पुराने लोग थे ये किस टाइप का उनका रहन सहन था। ठीक है, किस टाइम के वो अपने टूल्स यूज़ करते थे। ठीक है, किस टाइप के बर्तन यूज़ करते थे, तो ये सारा पता कौन लगाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब देखो सबसे लास्ट में आपका है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इनका काम क्या है, ये करते हैं स्टडी ह्यूमन कल्चर। ठीक है, सोसाइटीज, कस्टम्स एंड वेज ऑफ लाइफ पास्ट एंड प्रेजेंट। अब इनका काम क्या है, ये काम क्या करते हैं, ये जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके बीच जाते हैं और उनके कल्चर, उनके सोसाइटी के बारे में पता करते हैं, उनके रीति रिवाज क्या है, समाज संस्कृति, ठीक है, तो उनका रहन सहन का तरीका, तो ये उस बारे में स्टडी करते हैं। आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे होंगे ये जो गर्ल है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इन ह्यूमंस के बारे में पता कर रही है कि इनका कल्चर क्या है, इनका रहन सहन, खान पान वगैरह ये सब क्या है। तो यही कुछ एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी हिस्ट्री को स्टडी करने में मदद करते हैं हमारी। ठीक है, सो देखिए, अ हिस्टोरियन देन ब्रिंग्स ऑल दिस क्लूज टुगेदर टू टेल द स्टोरी ऑफ द पास्ट। मतलब जो इतिहासकार होते हैं, हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार, ठीक है, इन सभी विशेषज्ञों द्वारा, यानी कि इन सभी जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा जो खोजे गए प्रमाण होते हैं, जो हमारे एविडेंस होते हैं, ठीक है, सुराग होते हैं, एक साथ जोड़कर अतीत की कहानी को समझाते हैं। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। है मेजरिंग हिस्टोरिकल टाइम, मतलब ऐतिहासिक समय को मापना। वी यूज कैलेंडर्स टू मेजर हिस्टोरिकल टाइम, मतलब इतिहास के समय को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैलेंडर्स का। ठीक है, कैलेंडर्स का हम यूज करते हैं। अब देखिए, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कैलेंडर टुडे इज द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, सो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैलेंडर कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। वैसे तो और भी टाइप्स के कैलेंडर्स होते हैं, बट जितने भी आधे से ज्यादा देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज होता है। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, इसकी खास बात क्या है, काउंट्स ईयर्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट यूज्ड वर्ल्ड वाइड टुडे। अब देखिए, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, ये ईसा मसीह है जो हमारे, ठीक है, जीसस क्राइस्ट हैं। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से वर्षों की गणना करता है। ठीक है, और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। ठीक है, तो ये जीसस क्राइस्ट जो थे, ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के जब उनका बर्थ हुआ था, ठीक है, तो तब से ये उनकी वर्षों की गणना करता है। ठीक है, तब से ये चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जो विक्रम संवत है, ये और भी एक आपका कैलेंडर है। ठीक है, विक्रम संवत, तो ये क्या है, अ ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर दैट इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया फॉर फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस ओकेशंस। अब ये विक्रम संवत क्या है, ये एक पारंपरिक भारतीय कैलेंडर है। ठीक है,
ये भारत का कैलेंडर भारतीय कैलेंडर है, जिसका जो भारत में जितने भी आपके फेस्टिवल्स होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स जितने भी होते हैं, तो ये उनको याद करने के काम आता है कि मतलब आज कौन सा फेस्टिवल है, आज दिवाली है, आज होली है, आज रक्षाबंधन है, ठीक है। तो ये इस टाइप के जितने भी आपके ओकेशंस होते हैं, जितनी भी आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। ये इंडियन कैलेंडर है, ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर, ठीक है। अब देखिए आपके एक और कैलेंडर है इस्लामिक कैलेंडर। ये क्या होती हैं? यूज्ड बाय मुस्लिम्स टू काउंट ईयर, ठीक है। इसका उपयोग किस में होता है? मुस्लिम समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय हैं, ठीक है, उनमें वर्षा की गणना किया जाता है, ठीक है, जो काउंट ईयर्स को काउंट करने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए चाइनीज़ कैलेंडर, ठीक है, ये क्या है? ईयर्स आर नेम्ड आफ्टर डिफरेंट एनिमल्स। अब चाइनीज़ कैलेंडर में क्या होता है? इनमें जो वर्षा के जो नेम होते हैं, ठीक है, वर्षों के जो नाम, ईयर्स के जो नेम्स होते हैं, वो अलग अलग एनिमल्स के नेम में रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप के जो कैलेंडर्स हैं जो हमारे हिस्टोरिकल टाइम को मेजर करने में मदद करता है, ठीक है। हिस्टोरियंस ऑफन यूज अ टाइमलाइन टू शो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड सी हाउ वन लीड्स टू अनदर। मतलब जो इतिहासकार होते हैं, ठीक है, अक्सर टाइमलाइन का उपयोग करते हैं, ठीक है, और इसमें घटनाओं को उनके क्रम में दिखाया जाता है, ठीक है, सीक्वेंस में दिखाया जाता है, ताकि यह समझ सके कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में हुई, ठीक है, और एक घटना का दूसरी घटना से क्या संबंध है, ठीक है। तो ये कुछ बात है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, व्हाट इज टाइमलाइन। अब टाइमलाइन क्या होता है? जो जैसे कि ये आपका चैप्टर का नेम ही है टाइमलाइन, ठीक है, तो अभी हम इससे पढ़ेंगे कि टाइमलाइन क्या होता है। अब देखिए, अ टाइमलाइन इज अ लाइन दैट शोज इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन, इट हेल्प्स अस हिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप। अब टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन एक ऐसी लाइन है या फिर एक ऐसी रेखा है, ठीक है, जो कि हमारे हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितनी भी हमारी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उनको क्रम वाइज बताता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उनको बताता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? आपका टाइमलाइन, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, टाइमलाइन का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए BCE, ठीक है, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और यहाँ पर है आपका CE यानी कि कॉमन एरा। अब देखिए यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 BCE, यानी कि 3000 BCE में क्या था आपका? इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ आपका? 600 BCE में आपका महाजनपद हुआ, ठीक है। उसके बाद 1 BCE, इसमें क्या हुआ आपका? ईसा पूर्व का अंतिम वर्ष हुआ। अच्छा, ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व का मतलब ही आपका है BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। अब ईसा पूर्व मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो हमारी जो जीसस क्राइस्ट थे, ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट से पहले की बात, यानी कि उनके जन्म से पहले का जो एरा था, ठीक है, तो उनके जन्म से पहले के एरा को हम बोलते हैं BCE, ठीक है। तो यहाँ पर 1 BCE यहाँ पर एंड हो गया था। उसके बाद आपका आया 1 CE। CE का मतलब होता है ईस्वी का सन, ठीक है। जैसे कि जब जो हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे, ठीक है, तो उनका जब जन्म हुआ उसके बाद से ये हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मतलब 1 BCE का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट से पहले का टाइम, ठीक है, और CE मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 CE मतलब यहाँ पे जो हमारा कॉमन एरा था वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद 320 CE में क्या हुआ? गुप्त एम्पायर स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद 1947 CE में आपका इंडियाज इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस वाइज आपका ये चल रहा है पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी हिस्ट्री आपकी एक ही, मैंने आपको छोटे से एक टाइमलाइन के एग्जाम्पल में आपको बता दिया है कि किस टाइप से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपका इंडिया इंडिपेंडेंस तक का ये पूरा आपका टाइमलाइन है, ठीक है। तो इसी पूरे सीक्वेंस को, यानी कि इस हिस्ट्री की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, ठीक है, तो ये पूरे सीक्वेंस वाइज है और इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? टाइमलाइन, ठीक है। आया समझ? ऑन अ टाइमलाइन डेट्स ऑन द लेफ्ट आर BCE, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो लेफ्ट में है ये क्या है? BCE, इसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। ऑन एंड डेट्स ऑन द राइट आर CE, ठीक है, और जो ये राइट साइड में है ये आपका CE है, मतलब कॉमन एरा। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ईयर्स BCE एंड CE, मतलब इसमें हम BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा और CE यानी कि कॉमन एरा को हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपका आता है BCE, ठीक है। तो BCE क्या है? यूज्ड फॉर ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, यानी कि जीसस क्राइस्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो बिफोर कॉमन एरा है वो एरा कौन सा है? जब जीसस क्राइस्ट जी का जन्म नहीं हुआ था, तो उनके जन्म से पहले का ये एरा क्या बोलेंगे हम? बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अब देखिए इस एरा में क्या होता है? नंबर्स बिकम स्मॉलर एज दे मूव टुवर्ड्स ईयर 1, मतलब जैसे कि इसमें एक साल आगे बढ़ता है, ठीक है, तो संख्या क्या होती है? छोटी होती जाती है, जो डिजिट्स होती है वो छोटी होती जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया है मैंने, ठीक है। तो देखिए 1 CE मतलब ये आपके जीसस क्राइस्ट जी का जन्म का एरा है, ठीक है। तो इससे पहले जब उनका जन्म नहीं हुआ था, उनके पहले का देखो, ये देखो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही साल आगे बढ़ता जा रहा है तो नंबर छोटा हो रहा है। देखो सबसे पहले 300 BCE था, ये एक साल है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे ये साल आगे बढ़ा, ये देखो ये साल जैसे ही आगे बढ़ा तो यहाँ पे क्या हुआ? 200 BCE हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ही एक और बार आगे बढ़ा तो ये क्या हो गया?
ये 100 BCE हो गया। मतलब यहाँ पर वैसे क्या होता है मैथ्स में कि जो नंबर्स होती हैं वो आगे बढ़ती हैं, राइट, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाती है, स्मॉलर से बिगर की तरफ नंबर जो डिजिट्स होती हैं वो बढ़ती हैं। बट इसमें क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा में जब साल आगे आगे बढ़ता है तो जो नंबर्स होती हैं, जो डिजिट्स होती हैं, वह स्मॉल होती रहती हैं, ठीक है, स्मॉलर, यानी कि स्मॉलर एज दे मूव टुवर्ड्स ईयर 1, मतलब जैसे ही वो एक साल आगे आगे बढ़ती रहती हैं उसके बाद वो क्या हो जाती है, जो डिजिट्स होती हैं वो आपकी स्मॉल होती जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कॉमन एरा। अब कॉमन एरा में क्या होता है, यूज्ड फॉर ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। अब कॉमन एरा कब यूज होता है, ये देखो यहाँ पर ये आपका 1 CE है, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 कॉमन एरा है, मतलब ये जीसस क्राइस्ट जी का जन्म का समय है, ठीक है, उनके बाद का समय को हम क्या बोलते हैं, आपका कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा बोलेंगे अब। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि नंबर्स बिकम लार्जर एज टाइम मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे ही साल आगे आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं जैसे एक एक साल आगे बढ़ता जा रहा है तो नंबर्स क्या हो रहा है, नंबर्स की जो डिजिट्स हैं वो बढ़ती जा रही है आपकी, ठीक है। ये देखो 100 CE, फिर देखो 200 CE, फिर देखिए 300 CE। बिफोर कॉमन एरा में क्या हो रहा था, जो डिजिट्स थी वो छोटी होती जा रही थी, ठीक है, और जो कॉमन एरा है, कॉमन एरा में आपकी डिजिट्स बड़ी होती जा रही हैं, ठीक है, देखा आपने ये, ठीक है। अब एक और बात फ्रेंड्स, इसमें देयर इज नो ईयर जीरो, ठीक है। अब देखो जैसे आपने 300 BCE देखा, फिर 200 BCE देखा, फिर आपने 100 BCE देखा, फिर आपका डायरेक्ट क्या आ गया, 1 CE आ गया, ठीक है, यानी कि बीच में कोई जीरो नहीं आया, ठीक है, बीच में कोई जीरो नहीं आया, डायरेक्ट आपका कहाँ से स्टार्ट हो गया, डायरेक्ट आपका 1 CE से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि देयर इज नो ईयर जीरो, यानी कि इस जो ये एरा है, ठीक है, BCE और CE के बीच कोई भी जीरो नहीं आता, ठीक है, कोई भी जीरो ईयर नहीं आता, डायरेक्ट ये 1 CE से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए अर्लियर BCE वॉज कॉल्ड BC, बिफोर क्राइस्ट। सो देखिए जो BCE था ना, मतलब जो BCE है, तो BCE को हम बिफोर क्राइस्ट भी बोलते थे पहले, ठीक है, और जो CE था उसको हम एनो डोमिनी भी कहते थे, ठीक है। अब अभी हम इसको कॉमन एरा कहते हैं, बट पहले हम इसको एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट भी कहते थे, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं ऑफ हिस्टोरिकल टाइम, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसमें देखिए ये इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। देखिए हिस्टोरियंस ग्रुप ईयर्स इनटू डिफरेंट यूनिट्स टू स्टडी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अब जो हिस्टोरियंस थे, जो इतिहासकार हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो बहुत लंबे समय होते हैं ना, उनको उन्होंने एक यूनिट दे दी है, ठीक है, उनको उन्होंने यूनिट दे दिया, मतलब बहुत सारे साल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ईयर्स होते हैं या फिर बहुत लॉन्ग टाइम होता है ना, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, इतने सारे जो ईयर्स थे उनको कौन याद रखे, तो मतलब उन्होंने उन ईयर्स को एक यूनिट दे दी है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए आपको, जैसे कि 10 ईयर्स, ठीक है, तो 10 ईयर्स पर ईयर को कौन कौन गिनेगा, राइट। सो उन्होंने 10 ईयर्स को क्या नाम दे दिया, एक यूनिट दे दी है उन्होंने, दैट मीन जिसे हम कहेंगे 1 डिकेड। अब डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल, ठीक है। अब देखिए 100 ईयर्स को क्या यूनिट दे दी है, सेंचुरी, ठीक है, यानी कि 1 सेंचुरी मतलब 100 साल, ठीक है। जैसे कि 10 साल को हम बोलेंगे 1 डिकेड, 100 साल को हम बोलेंगे 1 सेंचुरी, और 1000 साल जब 1000 ईयर्स हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे 1 मिलेनियम। अभी देखिए इसका एक छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँगी कि एक बॉक्स के अंदर 10 टॉफी है, ठीक है, 10 टॉफी है, एक डब्बे के अंदर आपके 10 टॉफी है, तो मैं मतलब एक पर टॉफी को मैं गिनना नहीं चाहती, ठीक है, मुझे यूनिट पता है कि उसके अंदर 10 टॉफी होंगी, तो मैं उस ओनली 1 बॉक्स को गिनूंगी कि 1 बॉक्स प्लस 2 फिर प्लस 1 बॉक्स, ठीक है। तो मतलब मुझे अगर 20 आपके जैसे मुझे आपको मान लो कि मुझे 20 टॉफी चाहिए, ठीक है, और मुझे पता, तो मैं पर टॉफी को नहीं गिनना चाहती, राइट, मुझे पर टॉफी नहीं गिननी, मुझे बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इतनी सारी टॉफियाँ नहीं गिननी, तो मतलब मुझे पता है कि एक बॉक्स के अंदर 10 टॉफी है, राइट। सो मुझे क्या करना है कि मैं सिर्फ एक एक करके बॉक्स गिनूंगी, जैसे कि 1 + 1, यानी कि एक बॉक्स के अंदर 10 टॉफी है और मुझे 20 टॉफी चाहिए, तो मैं पर बॉक्स नहीं पर टॉफी नहीं गिनना चाहती, मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, अपना काम को थोड़ा कम करने के लिए मैं डायरेक्ट बॉक्स गिनूंगी, राइट। तो 1 बॉक्स के अंदर आपकी 10 टॉफी होंगी, ठीक है, 1 बॉक्स के अंदर आपकी 10 टॉफी होंगी, और दूसरे बॉक्स के अंदर आपकी 10 टॉफी होंगी। तो मुझे क्या करना है, मैंने अपना काम इजी कर दिया, राइट, मतलब मुझे पर टॉफी नहीं गिननी, मुझे इतना सारा भसड़ नहीं करनी अपनी लाइफ में, ठीक है, मुझे अपने काम को ईजी करना है, तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट 1 बॉक्स को गिननी है, ठीक है, 1 बॉक्स के अंदर आपकी 10 टॉफी है। तो इसी तरीके से जो हमारे हिस्टोरियंस थे, ठीक है, उन्होंने अपने काम को इजी किया, ठीक है, उन्होंने लॉन्ग पीरियड को शॉर्ट कर दिया, जैसे कि 10 साल उनको नहीं गिनना, तो उन्होंने डायरेक्ट क्या बोल दिया, 1 डिकेड, ठीक है। 1000 ईयर्स को उन्होंने क्या बोल दिया, 1 सेंचुरी, 100 ईयर्स को उन्होंने क्या कह दिया, 1 सेंचुरी, ठीक है, और 1000 ईयर्स को 1 मिलेनियम, ठीक है। तो इसी टाइप से ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स दी गई हैं ताकि इससे हमें टाइम को, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम को हम शॉर्ट में पढ़ सकें, ठीक है। तो होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं।
का टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि आपका चैप्टर का नेम ही है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो हमने टाइमलाइन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। वी लर्न अबाउट द पास्ट फ्रॉम 3 मेन टाइप्स ऑफ सोर्सेज। ठीक है, हम अगर अपने पास्ट के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें 3 मेन सोर्सेज के हमें स्टडी करना होगा। ठीक है, तो 3 मेन सोर्सेज क्या है? सबसे पहले है आपका आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, इसमें क्या आते हैं आपके मॉन्यूमेंट्स, टूल्स, क्वाइंस, पॉटरी। फिर सेकंड आता है आपके लिटरेरी। ठीक है, यानी कि रिटर्न। ठीक है, इसमें क्या आता है? इंस्क्रिप्शंस आती हैं, बुक्स आती है, मैन्युस्क्रिप्ट्स आती है और लेटर्स आती हैं। और थर्ड सोर्स है आपका ओरल सोर्स। ठीक है, इसमें क्या होती है? स्टोरीज, सॉन्ग्स या फिर ट्रेडिशंस। ठीक है, अब हम इन्हीं सोर्सेज को आगे 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, टुगेदर दीज सोर्सेज हेल्प हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड द पास्ट। ठीक है, अब इन्हीं सोर्सेज से मिलके हिस्टोरियंस की मदद करता है पास्ट को स्टडी करने में। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। हम सबसे पहले सोर्स को पढ़ेंगे जो कि है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब ये क्या है इसको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट दैट टेल्स अस अबाउट द पास्ट। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ठीक है, वो क्या करते हैं? जो आपकी वो पुरानी जगहों में जाके खुदाई करते हैं और वहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट्स उनको मिलती हैं, ठीक है, तो उनसे वो पता करते हैं कि वहाँ के जो लोग थे उनका रहन सहन कैसे था, खान पान कैसा था। ठीक है, वो क्या बर्तन यूज़ करते थे, क्या उस टाइम पे कॉइन्स चलते थे, ठीक है, एटसेट्रा। तो इन सभी चीज़ों का वो अध्ययन करते थे, स्टडी करते थे। तो अभी देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, इनमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले देखिए आप पॉटरी का मतलब होता है आपका मिट्टी के बर्तन। ठीक है, यानी कि पॉटरी टेल्स अस अबाउट फूड, ट्रेड एंड डेली लाइफ। ठीक है, अब पोट्री में क्या होता है? जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, इससे उनको पता चलता है कि उनके उस टाइम पर लाइफस्टाइल कैसा था, यानी कि वो किस टाइप का खाना खाते थे। ठीक है, ट्रेड क्या करते थे, यानी कि व्यापार का काम कैसा था उनका। ठीक है, और उनकी दिनचर्या कैसी थी। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, छोटी सी पिक्चर है यहाँ पे। ये देखो, ये पॉट में ये फूड बना रहे हैं। ठीक है, ये मिट्टी के बर्तन में ये फूड बना रहे हैं। ठीक है, और ये देखो, ये इसी मिट्टी के बर्तन से ये ट्रेड भी कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको पिक्चर? यहाँ देखो, ये ट्रेड भी कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड भी इनका हो रहा है। ठीक है, और ये देखो, ये डेली लाइफ भी इनकी इन पॉटरी से जुड़ी है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब इस टाइप के कुछ इनके जो ये पॉटरी है, इनसे इनकी डेली लाइफ का पता चलता है। इनके फूड, इनका रहन सहन, खान पान, व्यापार कैसे करते थे, इनका पता चलता है। अब आगे देखिए, सेकंड है आपका कॉइन्स मतलब आपके सिक्के। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कॉइन्स मतलब सिक्के होते हैं। अब देखिए, कॉइन्स टेल्स अस अबाउट रूलर्स, किंगडम्स एंड ट्रेड। अब कॉइन्स का पता कैसे चलता है? कॉइन्स हमें क्या बताता है? जो पुराने टाइम के जितने भी कॉइन्स होते हैं उनसे हमें क्या पता चलता है कि जो उस टाइम के जो राजा थे, ठीक है, उनके शासनकाल उस टाइम पे कैसे था। ठीक है, उन राजाओं का शासनकाल उस टाइम पे कैसे था। ठीक है, साम्राज्य कैसे था और वो व्यापार कैसे करते थे, किन सिक्कों के थ्रू वो व्यापार करते थे। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारा कॉइन्स के थ्रू पता चलता है हमको। ठीक है, इसके अलावा देखिए मॉन्यूमेंट्स मतलब होती हैं आपकी पुरानी इमारतें। ठीक है, तो इन इमारतों से भी पता चलता है कि पुराने टाइम के लोग मतलब कैसी उनकी आस्था थी, वो आर्ट कैसे बनाते थे, मतलब किस चीज़ में उनकी दिलचस्पी थी। तो इससे भी उनका पता चलता है। जैसे कि आपके पिक्चर है, इस पिक्चर में आपका ये कोणार्क टेम्पल है। ठीक है, जो कि आपके ओडिशा में है। और इसके थ्रू क्या पता चलता है? उनकी आस्था पता चलती है कि ये जो कोणार्क टेम्पल है ना, सूर्य मंदिर इसको कहते हैं, तो ये सूर्य भगवान जी को समर्पित है। ठीक है, तो मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि वो भगवान पे कितनी आस्था रखते थे, मतलब। ठीक है, तो इससे भी उनका तो पुराने ज़माने के जो लोग थे, ठीक है, उनकी जो रहन सहन था, खान पान था, उनका जो ट्रेड था, उनका जो बिलीफ था, उनका जो विश्वास था। ठीक है, तो इन सब को पता चलता है कि किस टाइप से वो लोग रहते थे, किस टाइप से वो विश्वास रखते थे भगवान पर। ठीक है, क्या काम करते थे, कैसा खाना पीना था। ठीक है, इसके अलावा टूल्स, ठीक है, इसके अलावा वेपन्स, ऑर्नामेंट्स मतलब जो ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, रून्स ऑफ एंशिएंट सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। जैसे कि आपको पता ही होगा, ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी काफ़ी सारी सोर्सेस मिली थी, जिससे हमें पता चलता था कि उस टाइम के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, कैसे खान पान था। ठीक है, एटसेट्रा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्या है? लिटरेसी, रिटर्न सोर्सेज। ठीक है, यानी कि ये रिटर्न सोर्सेज हैं। ठीक है, अभी देखिए, रिटर्न रिकॉर्ड्स लेफ्ट बाय पीपल इन द पास्ट ऑन स्टोन, पाम लीव्स और पेपर। अभी जो पुराने टाइम के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने रिटर्न के जो रिटर्न सोर्सेज हैं वो भी हमको मिले। जैसे कि पुराने टाइम के लोग जो थे वो स्टोन पे लिखते थे, ठीक है, पाम लीव्स पे लिखते थे, ठीक है, और पेपर में भी लिखा करते थे। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल के लिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्क्रिप्शंस। ये मैंने आपको एक इमेज दी है, और इंस्क्रिप्शंस मतलब होती हैं आपके शिलालेख या फिर आप अभिलेख भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते थे कि देखो, ये राइटिंग कार्व्ड ऑन स्टोन पिलर्स और कॉपर प्लेट्स। ठीक है, तो ये जो आपके सोर्सेस हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस मतलब आपके शिलालेख होती हैं। तो इनमें क्या होता था कि जो राइटिंग थी, ठीक है, जो राइटिंग को सोर्सेस मिले वो हमको स्टोन में मिले, या फिर पिलर्स में मिले, या फिर कॉपर प्लेट्स में मिले। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई है जो कि कुतुब मीनार की है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो ये पिलर है, ठीक है, इस पूरे पिलर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये देखो, ठीक है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखा है, देखो। ठीक है, तो इसी टाइप से जो पुराने लोग थे,
वो लेखनी भी करते थे, मतलब लिखा भी करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है, इसको हम पांडुलिपियां भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या होती है, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें होती हैं, पुरानी पुस्तकें होती हैं, ठीक है। अपनी अपनी लैंग्वेज में सब कोई, हर कोई अपना हाथ से लिखा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो ये क्या है, हैंड रिटन बुक है एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड है। मतलब ये हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे जो वेद होते हैं, ठीक है, 4 वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद। तो ये क्या है, ये भी हमारे रिटर्न है, ठीक है, हैंड रिटन बुक्स हैं जो कि पुराने जो ऋषि मुनियां थे उन्होंने लिखा होगा, ठीक है। तो अब आगे अलावा देखिए ट्रैवल अकाउंट्स, मतलब रिकॉर्ड्स रिटन बाय ट्रैवलर्स लाइक फाहिन एंड अलबरूनी। मतलब जो ट्रैवल्स अकाउंट्स, मतलब यात्रियों के द्वारा जो विवरण है, ठीक है, तो वो हमें पता चलेगा, यानी कि दूसरे देशों या स्थानों से आए हुए जो यात्री होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान ना जो कुछ देखा या फिर अनुभव किया उसे उन्होंने लिखा, ठीक है। जैसे कि फाहिन हो गया, अलबरूनी हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये उनके रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं जो कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान लिखे, मतलब जिस जिस देश में वो गए होंगे उन्होंने वहाँ क्या फील किया उसको उन्होंने अपने रिटर्न में लिखा है, ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए दीज सोर्सेज गिव अस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, ठीक है। अब जो ये सोर्सेज है ना, यही हमको एकदम एक्यूरेट, एकदम 100% श्योर इन्फॉर्मेशन देती है पास्ट के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं सोर्सेज, ठीक है। अभी लास्ट सोर्स है जो कि ओरल सोर्सेज है। ओरल मतलब मुंह से बोला हुआ, ठीक है, यानी कि मौखिक सोर्स, यानी कि मौखिक स्रोत, ठीक है। अब देखिए स्टोरी, सॉन्ग्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन शेयर्ड बाय स्पीकिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब ओरल सोर्सेज क्या है, ओरल सोर्सेज वे जानकारी या प्रमाण है जो लिखे हुए नहीं होते, लिखे हुए नहीं होते, ठीक है, बल्कि लोग उन्हें बोलकर एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी होती है उस तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे कि इंक्लूड्स फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स, हेल्प प्रिजर्व द कल्चर एंड मेमोरीज ऑफ पीपल विदाउट रिटर्न रिकॉर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टोरीज टोल्ड बाय योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट योर फैमिली और विलेज हिस्ट्री, ठीक है। अभी देखिए जो लोक कथाएं वगैरह होती हैं, लोक गीत होते हैं या फिर लोक गाथाएं होती है, ठीक है, दंत कथाएं भी जिसे कहते हैं हम, ठीक है, या फिर पुरानी रीति रिवाज या परंपराएं जो भी होती हैं, ठीक है। परिवार या फिर जो पुराने जो परिवार या फिर जो गांव होते हैं, गांव के जो रीति रिवाज, पुरानी कहानियां जो होती हैं, वो सारी ओरल सोर्स होती हैं, ठीक है। यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बताई जाती हैं कि हमारी परंपराएं ये हैं, हमारे कहानियां, हमारे इस गांव की कहानी ये है, ठीक है, एटसेट्रा। जैसे कि अभी आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, ये ग्रैंड माँ है, ठीक है, और ये अपनी जो ग्रैंड सन्स होती हैं, ठीक है, ये देखो ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर जो है इनको ये बता रही हैं, अपनी कहानी बता रही हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो देखो इस टाइप से भी ये कहानियां ओरल सोर्सेज कहलाई जाती है। ये कोई रिटर्न सोर्स नहीं है, ये ओरल सोर्स है, मतलब बोलकर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जा रही है, ठीक है। तो ये हैं आपके सोर्सेज, हिस्ट्री के सोर्सेज। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे मॉडर्न ह्यूमंस, जिसको हम साइंस के लैंग्वेज में होमो सैपियंस भी कहते हैं। फर्स्ट अपीयर्ड इन अफ्रीका अबाउट 3 लाख ईयर्स अगो, मतलब आधुनिक मनुष्य लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में दिखाई दिए, ठीक है। हंटर गैदर्स, दे हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हंटेड एनिमल्स, मतलब इन्होंने एनिमल्स का शिकार किया, ठीक है। फ्रूट्स और रूट्स या फिर मतलब जो फल थे, ठीक है, फल जड़ें या फिर प्लांट्स वगैरह इन्होंने इकट्ठा करे फूड के लिए, ठीक है, खाने के लिए। दे लर्न टू मेक सिंपल स्टोन टूल्स फॉर कटिंग, हंटिंग एंड डिगिंग। इन्होंने स्टोन टूल्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, किसके लिए, कटिंग के लिए, हंटिंग के लिए, डिगिंग के लिए मतलब काटने के लिए, और हंटिंग यानी कि शिकार करने के लिए, खोदने के लिए, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, फायर की भी इन्होंने डिस्कवरी करी, फायर की खोज करी, इन्होंने आग की खोज करी, किसके लिए, वार्मथ के लिए। वार्मथ मतलब गर्माहट, ठीक है, सर्दियों के मौसम में गर्माहट मिलती थी इनको आग से, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स मतलब जो कोई जंगली जानवर थे तो वो आग देख के थोड़ा सा दूर हो जाते थे, ठीक है, तो उनसे भी इनको काफ़ी मदद मिली, ठीक है। और वे टू कुक फूड, ठीक है, और खाने पकाने में भी इनको काफ़ी हेल्प हुई फायर की, ठीक है। उसके बाद देखिए दे मेड केव पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स एंड लाइव्ड इन अ स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये गुफा में रहते थे, ठीक है, तो इन्होंने गुफा में रहने के, जब ये गुफा में रहते थे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई, ठीक है, और ऑर्नामेंट्स भी बनाए। ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरीज वगैरह, यानी कि जो उस टाइम पे तो मतलब सोना चांदी तो नहीं होता था, ऑब्वियसली उनको पता भी नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि जो एनिमल्स के दांत वगैरह होती हैं, ठीक है, या फिर स्टोन्स वगैरह होती है, तो उनसे क्या करते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे, ठीक है। और लाइव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, और ग्रुप में रहते थे, छोटे ग्रुप में रहते थे, ठीक है। उसके बाद पीपल्स ऑल्सो एक्सचेंज गुड्स विद अदर ग्रुप्स, ठीक है। अब गुड्स यानी कि यहाँ पे गुड्स का मतलब अच्छा वाला गुड नहीं,
ठीक है, यानी कि जब गुड के आगे एस लग जाता है उसका मतलब होता है सामान वगैरह, ठीक है। तो ये क्या करते थे, एक्सचेंज गुड्स, मतलब सामान को एक्सचेंज करते थे विद अदर ग्रुप्स, यानी कि जो कोई और ग्रुप्स होते थे, ठीक है, अदर ग्रुप्स के पीपल के साथ ही अपना एक्सचेंज करते थे, ठीक है। जैसे कि आज हम लेन देन करते हैं, लेन देन का जितना भी काम होता था इनका, दैट मीन जैसे कि अगर हम दुकान से अगर हमें चावल लेने चाहते हैं जाना है तो हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं, उसके बाद वो हमको चावल देते हैं, राइट, दुकानदार हमको चावल देता है। तो ये ऐसे ही इनका भी काम था, ठीक है। इनको अगर कोई सामान लेना होता था तो उसकी जगह अपनी कोई चीज़ देते थे, ठीक है। उसके बाद ये सामान एक्सचेंज करते थे, उस टाइम पे पैसा वगैरह नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे ये सिर्फ सामान एक्सचेंज का रूल था, ठीक है। उसके बाद देखिए, आफ्टर द लास्ट आइस एज पीपल सेटल डाउन, ग्रू क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी देखिए आइस एज, जब लास्ट आइस एज हुआ ना, ठीक है, उसके बाद क्या किया लोगों ने, पीपल सेटल डाउन होना, पहले क्या करते थे ये लोग, क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते थे, ठीक है। बट जब से आइस एज, लास्ट आइस एज जो था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इन्होंने क्या सेटल डाउन, मतलब एक ही जगह पे रहना ज़्यादा इन्होंने मतलब इन्होंने सोचा कि अब एक ही जगह पे रहें, ठीक है, ज़्यादा इधर से उधर जाना कम करें और एक ही जगह पे सेटल हुए, ठीक है। ग्रू क्रॉप्स, इन्होंने वहाँ पे खेती करना भी शुरू करा, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, इन्होंने जो एनिमल्स होते हैं उनको पालना भी शुरू करा, ठीक है। और यहीं से एग्रीकल्चर की भी शुरुआत हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है कि आइस एज क्या होता है, मतलब आइस एज कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए उस टाइम पे क्या होता था, एक टाइम ऐसा आया था कि जब धरती में ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया था, ठीक है, बर्फ़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड टाइम हो गया था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था मौसम, ठीक है। तो उसी एज को हम बोलते हैं आइस एज, ठीक है। तो जब वो थोड़ा सा गर्माहट होने लगी धरती में तो उसको हम बोलेंगे लास्ट आइस एज, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने ऐसा किया। तो अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, होप आपको उस पिक्चर के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, ये पिक्चर्स देखिए, देखिए अर्ली ह्यूमंस, होमो सैपियंस, देखो ये इस टाइप के थे, ठीक है। उसके बाद देखो हंटर गैदर्स, ये देखिए हंटर गैदर्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये शिकार कर रहे हैं, एक साथ इकट्ठा होकर ये शिकार कर रहे हैं अपना, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपके स्टोन टूल्स, ये देखो कुछ इस टाइप के ये पत्थर के टूल्स थे, ठीक है। यहाँ देखिए डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ फायर करी, फायर की खोज करी, आग की खोज करी। और देखो ये गर्माहट के लिए भी या फिर खाना पकाने के काम आती थी, या फिर जो जंगली जानवर थे इनको दूर भगाने के भी काम आते थे, ठीक है। और ये देखो केव पेंटिंग, ठीक है, यानी कि गुफा में ये पेंटिंग भी किया करते थे कुछ इस टाइप्स की, ठीक है। और ये देखो ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरीज वगैरह, तो उस टाइम पे सोना चांदी नहीं हुआ करता था, तो ये क्या करते थे, ये देखो ये इन्होंने दांत लगा रखे हैं, ठीक है, ये जानवरों के दांत या फिर पत्थर वगैरह या फिर जो शेल्स होते थे समुद्र के किनारे, ठीक है, उनसे देखो इन्होंने कितने अच्छे ऑर्नामेंट्स बना रखे हैं, ठीक है। ये देखो, और ये देखो आफ्टर द लास्ट आइस एज, ठीक है, ये देखो उसके बाद इन्होंने क्या किया, पीपल सेटल होने लग गए, ठीक है, एक ही जगह पे बसना इन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद देखो, ये देखो ग्रू क्रॉप्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, पशुओं को पाला, खेती वगैरह करना स्टार्ट किया, ठीक है। दे ऑल्सो एक्सचेंज गुड्स विद अदर ग्रुप्स, ठीक है, लेन देन करते थे ये अदर ग्रुप्स के साथ, जैसे कि अभी मैंने अभी बताया कि अगर हमें कुछ सामान चाहिए होता है तो हम पैसे देते हैं, उसके बाद हमें सामान मिलता है। तो उस टाइम पे पैसे वगैरह नहीं थे, ठीक है, करेंसीज वगैरह नहीं हुई थी, तो वो यही करते थे, अगर उनको कुछ सामान चाहिए होता है तो वो अपना कुछ कीमती सामान उनको देते थे, अदर ग्रुप्स को देते थे, ठीक है। तो अब देखिए, दिस अर्ली पीरियड बिफोर राइटिंग was invented is called the prehistoric period, ठीक है। अब इसी एरा को क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं हम इस एरा को, ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, एक लास्ट आपकी स्लाइड रह गई है, एक आपका है पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अभी हमने जो हिस्ट्री है, ठीक है, अभी हमने प्री हिस्टोरिक पढ़ा था, बट बेसिकली आपका जो हिस्ट्री है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, ठीक है। इन तीनों पार्ट्स में हिस्ट्री आपकी डिवाइड है, ठीक है, हिस्टोरियंस ने आपके 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया है, ठीक है। सो प्री हिस्टोरिक क्या होता था, ये तो मैंने अभी आपको बताया, नो राइटिंग, ठीक है, लिखावट नहीं होती थी, राइटिंग नहीं थी उस टाइम पर। वी लर्न फ्रॉम टूल्स एंड फॉसिल्स, ठीक है, हमने किससे सीखा, टूल्स जो औजार वगैरह थे, ये देखो ये पत्थर के औजार वगैरह हैं, ठीक है, इनसे सीखा, फॉसिल से सीखा हमने, ठीक है। और प्री हिस्टोरी को हम बोलते हैं आपका प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, हिंदी में। अब देखिए इसके बाद आता है आपका प्रोटो हिस्टोरिक। अब प्रोटो हिस्टोरिक में क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक को हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, हिंदी में हम प्रोटो हिस्टोरिक को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसमें क्या होता है आपका अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट, एग्जाम्पल इंडस स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस समय में कुछ लिखित चिन्ह या फिर लिपियां मौजूद थी, ठीक है, लेकिन हम उन्हें अभी पूरी तरह पढ़ या समझ नहीं सकते, उनकी अपनी एक जो लिखावट थी, ठीक है। सो जैसे कि इंडस स्क्रिप्ट, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देती हूँ इंडस स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद आगे एक और ऑप्शन आता है आपका हिस्टोरिक, ठीक है, इस एरो को हम बोलते हैं हिस्टोरिक। तो इसमें क्या होता था, राइटिंग कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड, रिकॉर्ड्स, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। अब इसमें जो राइटिंग, जो लिखावट हमको मिली, ठीक है, इसमें हमको जो लिखावट मिली है उसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, और समझ भी सकते हैं,
ठीक है, जो इसमें हमको लेखनी मिली है इसको हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और इस हिस्टोरिक को बोलते हैं हम हिंदी में ऐतिहासिक काल। ठीक है, जैसे कि शिलालेख, पांडुलिपियां, जो रिकॉर्ड्स वगैरह होती हैं ये हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो ये था आपका हिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, उम्मीद है ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से और एक एक पॉइंट्स आपको समझाए हैं। ठीक है, और इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये सारे ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।